1922 के न्यूयॉर्क में बेन एक सुपर हीरो था जिसे स्पाइडर कहा जाता था। अपनी तीखी इंद्रियों और जालों के दम पर वो हर मुसीबत को टाल देता था। लेकिन एक भयानक हादसे में उसकी प्रेमिका रूबी की मौत हो गई, इससे पहले कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर पाता। बेन टूट गया। उसे लगा कि उसने रूबी को दगा दिया है और उसने हमेशा के लिए स्पाइडर की पोशाक को दीवार के एक गुप्त छेद में दफन कर दिया। 5 साल बाद बेन अब एक प्राइवेट जासूस बन चुका था। एक बार में उसे अपना टारगेट एडिसन दिखाई दिया, जिसका उसने बाहर तक पीछा किया। एडिसन ने उसे चेतावनी दी कि इस रास्ते का अंजाम अच्छा नहीं होगा, पर बेन नहीं रुका और सड़कों पर उसके पीछे भागने लगा। अचानक एक तेज रफ्तार कार ने बेन को कुचल दिया और वो बेहोश हो गया। कार का ड्राइवर पैट्रिक था, जो खुद एक जासूस था। उसने बंदूक तानकर एडिसन को रुकने को कहा, पर एडिसन भाग निकला। पैट्रिक ने कार से उसका पीछा किया। बेन की आंखें खुली, वो पूरी तरह ठीक था और दोबारा उस तरफ दौड़ा। पीछा करते हुए वो स्टैंडर्ड ओनाइल कंपनी के गोदाम में पहुंचा, जहां उसकी स्पाइडर सेंस खतरे का सिग्नल देने लगी। बेन ने अपनी बंदूक निकाली और छिपकर पैट्रिक और एडिसन की बहस सुनने लगा। तभी एडिसन के हाथों से आग की लपटें निकली और उसका पूरा जिस्म धधक उठा। खौफ में आकर पैट्रिक ने गोलियां चला दी। एडिसन वहीं ढेर हो गया, पर उसकी आग ने तेल के पीपों को पकड़ लिया। बेन तुरंत छिपा और एक जोरदार धमाके ने पैट्रिक को दूर फेंक दिया। बेन ने आगे बढ़कर पैट्रिक को आग की लपटों से बाहर निकाला। वहां दोनों को पता चला कि उन दोनों को विंस्टन नाम के एक ही शख्स ने काम पर रखा था। अगली सुबह दफ्तर में कार्डी नाम का नया क्लाइंट बेन से मिला, जो अपनी पत्नी कैट पर नजर रखवाना चाहता था। उसने कैट को फोन पर किसी गैर मर्द से मुलाकात तय करते सुना था। बेन बेवफाई का सुराग ढूंढने के लिए तैयार हो गया। एक डाइनर में बेन अपने पत्रकार दोस्त रॉबी से मिला। रॉबी एक ऐसी खौफनाक दास्तान के पीछे पड़ा था जो सिल्वर मैन नाम के उस अंडरवर्ल्ड डॉन के साम्राज्य को हिला सकती थी, जिसका पुलिस और पूरे शहर पर कब्जा था। रॉबी बेन का राज जानता था। उसने तंज कसा कि स्पाइडर के जाने के बाद यह शहर नरक बन चुका है, लेकिन बेन के दिमाग में आज भी रूबी की डूबती कार का वो मंजर जिंदा था। उसने दोबारा वो मुखौटा पहनने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद बेन ने अखबार में रॉबी का छपा हुआ आर्टिकल पढ़ा। सिल्वरमैन ने पूरे शहर का दम घोंट रखा था और सामने आने वाले हर इंसान को वो मौत के घाट उतार देता था। किसी ने उसकी हवेली को आग लगा दी थी, पर वो बच निकला। बेन दिन भर होटल के बाहर उसी अखबार को टटोलता रहा और तभी हिला जब कैट वहां पहुंची। उसकी एक तस्वीर खींचकर बेन होटल के अंदर गया और गार्ड से बातों ही बातों में लिफ्ट के इंडिकेटर को देखकर समझ गया कि कैट किस फ्लोर पर है। वो फायर एस्केप की सीढ़ियों से रेंगते हुए ऊपर पहुंचा, जहां कैट एक रहस्यमयी शख्स से बहस कर रही थी। बेन ने और तस्वीरें ली। तभी उस मर्द ने कैट को जबरन चूमने की कोशिश की और कैट ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जैसे ही उस शख्स ने हाथ उठाया, बेन ने अपने जाले से उसका हाथ हवा में ही जकड़ दिया, जिससे कैट को भागने का मौका मिल गया। वो आदमी बालकनी की तरफ झपटा, पर बेन हवा की तरह गायब हो चुका था। अगले दिन सिल्वरमैन का दाहिना हाथ विंस्टन बेन के दफ्तर पहुंचा और एडिसन वाले मामले पर पूछताछ करने लगा। बेन जानता था कि पैट्रिक को इस काम के ज्यादा पैसे मिलने वाले थे, इसलिए उसने साफ कह दिया कि बिना बराबर रकम के वो मुंह नहीं खोलेगा। विंस्टन ने बंदूक तानी तो बेन की सेक्रेटरी जेनेट ने भी उस पर राइफल तान दी। विंस्टन को पीछे हटना पड़ा। बाहर पैट्रिक अपनी कार में तैयार था और उसने विंस्टन का पीछा उस जली हुई हवेली तक किया। कुछ ही मिनटों बाद पैट्रिक और बेन छिपकर सिल्वरमैन की सीक्रेट मीटिंग को देख रहे थे। विंस्टन ने डॉन को बताया कि बेन पैसों की मांग कर रहा है और सिल्वरमैन कोई भी कीमत चुकाने को राजी हो गया। हवेली को एडिसन ने ही फूंका था और शहर में सुपर पावर्स की अफवाहें गर्म थीं, इसलिए सिल्वरमैन उसे हर हाल में ढूंढना चाहता था। जब बेन वापस दफ्तर आया, जेनेट ने पिछली रात की तस्वीरें डेवलप कर ली थीं। कैट के साथ दिखने वाला वो शख्स और कोई नहीं बल्कि शहर का मेयर अल्फ्रेड था। राजनीति के इस गंदे खेल से दूर रहने के लिए बेन ने कार्डी से झूठ कह दिया कि कैट वहां अकेली थी और उसके पैसे वापस कर दिए। कार्डी के जाने के बाद जेनेट ने मशविरा दिया कि इन तस्वीरों से कैट को ब्लैकमेल करके मोटी रकम वसूली जा सकती है। ये सुनते ही बेन की स्पाइडर सेंस फिर से झंझना उठी। बाद में बेन ने वो तस्वीर रॉबी को दिखाई, जिसने कैट को पहचान लिया। वो एक सिंगर थी जो सिल्वरमैन के ही एक क्लब अलोव में गाती थी। दोनों दोस्त मुर्दा घर के एक कर्मचारी को रिश्वत देकर एडिसन की लाश तक पहुंचे। शरीर पर गोलियों के जख्म थे, पर आग का एक भी निशान नहीं था। बेन इस पहेली को समझ ही रहा था कि उसकी छठी इंद्री ने फिर चेतावनी दी। उसी रात बेन क्लब पहुंचा और कैट को गाते हुए देखा। उसकी आवाज में एक जादू था। उसने देखा
कि सिल्वरमैन और विंस्टन उठकर अंदर जा रहे हैं। वो तुरंत फोन बूथ की तरफ भागा, पर पैट्रिक से संपर्क नहीं हो पाया। क्लब के तहखाने में सिल्वरमैन के गुंडों ने अधमरे पैट्रिक को बांध रखा था। सिल्वरमैन ने उसके हाथ पर खंजर घोंपकर उसे होश में लाया और रोते हुए पैट्रिक ने कबूल किया कि उसने एडिसन को मार डाला है। उसने पुष्टि की कि एडिसन के पास अलौकिक शक्तियां थीं, पर उसे नहीं पता कि हवेली फूंकने का सौदा किसने तय किया था। सिल्वरमैन ने पैट्रिक का गला रेत कर उसका हिसाब चुकता कर दिया और विंस्टन को हुक्म दिया कि बेन को भी जिंदा या मुर्दा उठा लाओ। क्लब के काउंटर पर बेन ने कैट से बात करने की कोशिश की और उस होटल का जिक्र किया। घबराकर कैट ने अपने बॉडीगार्ड फ्लिंट को बुला लिया। बाहर निकाले जाने से पहले बेन ने किसी तरह एक तस्वीर कैट के हाथ में थमा दी। सड़क पर बेन ने फ्रेंकी नाम के एक अनाथ बच्चे को कुछ पैसे दिए, जिसने इशारा किया कि कुछ साये बेन का पीछा कर रहे हैं। बेन एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत की छत पर चला गया, जहां फ्लिंट ने उसे घेर लिया और तस्वीरों के नेगेटिव मांगे। बेन के मना करने पर फ्लिंट ने उस पर बेरहमी से घूंसे बरसाए और उसे छत से नीचे फेंकने की धमकी दी। बेन के अडिग रहने पर फ्लिंट ने उसे लकड़ी के ढांचों पर दे मारा। बेन ने संभल कर उन्हीं तख्तों से पलटवार किया और फ्लिंट को जमीन पर गिरा दिया। तभी एक खौफनाक मंजर सामने आया। फ्लिंट का पूरा जिस्म पिघलकर रेत में बदलने लगा। फ्लिंट ने दोबारा हमला किया। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि उसके मुक्के से लोहे के गार्डर मुड़ रहे थे। बेन ने कुछ वार तो टाले, पर आखिरकार एक भारी मुक्के ने उसे हवा में उड़ा दिया और वो छत के किनारे से नीचे गिर गया। अब बेन के पास कोई चारा नहीं था। उसने हवा में ही झाला फेंका और झूलते हुए अपनी जान बचाई। वो वापस ऊपर आया और जालों के जाल में फ्लिंट को दबोच लिया। उसी वक्त कैट वहां पहुंची और उसने बेन से रहम की भीख मांगी। बेन ने बिना कोई पैसा लिए नेगेटिव कैट को सौंप दिए और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह कैट खुद बेन के दफ्तर आई, क्योंकि फ्लिंट अचानक गायब हो चुका था। उनके बीच का रिश्ता सिर्फ पेशेवर था, इसलिए उसके पास फ्लिंट के पते के अलावा कोई जानकारी नहीं थी। उसने बताया कि फ्लिंट का यह बदलाव 6 महीने पहले शुरू हुआ था, जो वक्त के साथ बदतर होता गया। बेन ने जांच शुरू की और फ्लिंट के सूने अपार्टमेंट का ताला तोड़ दिया। वहां उसे फ्रांस के कुछ पोस्ट कार्ड मिले, जिसमें एक मिलिट्री यूनिट की तस्वीर थी। उसमें फ्लिंट और एडिसन साथ थे। ये देखते ही उसकी स्पाइडर सेंस चीख उठी। उसी पल विंस्टन और सिल्वरमैन के शिकारी भी फ्लिंट को ढूंढते हुए वहां आ धमके। बेन तुरंत अलमारी में छिप गया। अचानक उसे याद आया कि उसका हैट मेज पर ही छूट गया है। उसने जाला फेंककर उसे चुपके से खींच लिया। विंस्टन को कुछ आहट हुई। उसने अलमारी खोलने की कोशिश की, पर बेन ने उसे अंदर से जाले से लॉक कर दिया था। दूसरी तरफ जेनेट ने पुलिस स्टेशन जाकर रिश्वत के बदले फ्लिंट के अतीत की कुछ फाइलें निकाली। दफ्तर में जेनेट ने बेन को बताया कि फ्लिंट एक मामूली मजदूर था और कई बार जेल जा चुका था। जब उन्होंने उस सैनिक वाली तस्वीर को दोबारा देखा तो वो समझ गए कि कैट एडिसन के सच से वाकिफ थी। उसी रात बेन फिर क्लब गया और कैट को वो तस्वीर दिखाई। कैट ने माना कि फ्लिंट जंग में था, पर एडिसन को जानने से मुकर गई। जब बेन ने डॉन का नाम लिया तो कैट ने कहा कि सिल्वरमैन उसका बॉस है, पर बेन के साथ उसका सौदा अलग है। सामने की सड़क से फ्लिंट उन दोनों पर नजर रखे हुए था। जब बेन अपने ठिकाने पर लौटा, उसकी छठी इंद्री ने फिर इशारा किया और उसने 2 बदमाशों के वार को रोका। लेकिन जैसे ही उसने झाला फेंकने की कोशिश की, उसकी शक्तियां जवाब दे गईं। बेन ने एक टोस्टर उठाकर एक गुंडे के चेहरे पर दे मारा, पर उन्होंने उसे दबोच लिया और बेरहमी से पीटकर गाड़ी में डाल दिया। चलती कार में बेन उन गुंडों को बातों में उलझाए रहा और मौका मिलते ही एक को जोरदार पंच मारकर गाड़ी से कूद गया और पुल के नीचे छिप गया। गुंडे उसे ढूंढ नहीं पाए। अगले दिन रॉबी उस गरीब बस्ती में पहुंचा जहां एडिसन का घर था, पर वहां ताला लटका था। तभी लोनी नाम का एक शख्स वहां आया और उसने रॉबी पर बंदूक तान दी। रॉबी ने समझाया कि वो एडिसन की बीवी को उसकी मौत की खबर देने आया है। अपने दोस्त की मौत की खबर से लोनी टूट गया। रॉबी ने घर के अंदर जली हुई चीजों को देखते हुए सिल्वरमैन का नाम लिया। लोनी ने खुलासा किया कि एडिसन बीमार था और कुछ रसूखदार लोग उसकी इस बीमारी का फायदा उठा रहे थे। एडिसन की बीवी शायद सब जानती थी, जो इस वक्त एक होटल में आखिरी रकम के साथ छिपी थी। इधर दफ्तर में सिल्वरमैन के गुंडों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था और जेनेट के सिर पर बंदूक रख दी थी। जेनेट ने कुछ भी न जानने की कसम खाई, तब जाकर वो हटे। जब बेन लौटा तो जेनेट ने रोते हुए काम छोड़ दिया। उसने कहा कि वो 5 साल से पुराने बेन के लौटने का इंतजार कर रही थी, पर वो अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकती। आत्मग्लानि में डूबकर बेन ने अपने पुराने अपार्टमेंट की तरफ रुख किया। एक मेंटेनेंस वाले का भेष बनाकर वो अपने पुराने कमरे में घुसा और बाथरूम ठीक करने के बहाने दीवार तोड़ी और अपनी स्पाइडर पोशाक वापस निकाल ली। मकान मालिक के आने से पहले बेन खिड़की के रास्ते हवा हो गया। होटल में रॉबी ने एक कर्मचारी को पैसे खिलाकर पिछले दरवाजे की चाबी ली। वो एडिसन की बीवी वेरा के कमरे में था, जिसने शोर मचाने की धमकी दी। रॉबी ने उसे आगाह किया कि अगर शहर के सबसे खतरनाक डॉन को पता चला कि उसके पति ने उसे मारने की कोशिश की थी तो अंजाम
क्या होगा? जब रॉबी ने बताया कि एडिसन मर चुका है, वेरा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वो पहले से ही यह जानती थी। उसने बताया कि एडिसन को 6 महीने पहले अपनी शक्ति का पता चला था, पर उसने सौदागर का नाम नहीं लिया। इसी बीच लोनी ने फ्लिंट से मुलाकात की और बताया कि एडिसन मारा जा चुका है और एक रिपोर्टर उनके पीछे है। वे जानते थे कि यह म्यूटेशन जल्द ही उनकी जान ले लेगा, इसलिए उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। बंदरगाह पर सिल्वरमैन और उसके गुंडे 3 गाड़ियों में एक अवैध कंसाइनमेंट की चेकिंग करने पहुंचे थे। अचानक स्पाइडर हवा में झूलता हुआ आया और एक गाड़ी की छत पर लैंड हुआ। उसने पलक झपकते ही गुंडों को बाहर खींचकर ढेर कर दिया। दूसरी कार से गोलियां चलने लगीं। स्पाइडर ने गोलियों को छकाते हुए अपने जालों का इस्तेमाल किया। उसने छत के छेद से जाला फेंककर गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक कर दिया और गाड़ी सीधे खंभे से जा टकराई। जब अगली गाड़ी के गुंडे बाहर आए, स्पाइडर ने उनके हथियारों पर जाला मारकर उन्हें आपस में ही लड़वा दिया। उसने एक गुंडे की लाश को ढाल बनाया और एक रेडियो पर जाला मारकर आखिरी गुंडे के सिर पर दे मारा। तीसरी गाड़ी के 2 गुंडों के चेहरों को उसने जाले से आपस में टकराकर बेहोश कर दिया। इसके बाद स्पाइडर सीधे सिल्वरमैन की कार में घुस गया और उसके गले पर हाथ रखकर चेतावनी दी कि अगर उसने बेन या उसके लोगों को दोबारा छुआ तो वो उसकी जान ले लेगा। बाद में दफ्तर में पेन को रॉबी का फोन आया, जो उसी बंदरगाह पर था जहां पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलियां चल रही थीं। रॉबी ने चिल्लाकर कहा कि पुलिस ने सिल्वरमैन को पकड़ने का जाल बिछाया था, पर स्पाइडर ने आकर सब गुड़गोबर कर दिया। अगले दिन जेनेट काम पर लौट आई क्योंकि बेन ने उसे यकीन दिलाया कि सिल्वरमैन अब कभी नहीं आएगा। रॉबी ने फ्लिंट की पुरानी तस्वीर में लोनी को पहचान लिया। उस द्वार में गोरे और काले सैनिकों की एक यूनिट होना नामुमकिन था। रॉबी इस सुराग के पीछे भागा। तभी खुद सिल्वरमैन बेन के दफ्तर आ धमका। उसने कहा कि उसके गैंग में कोई गद्दार है जिसने एडिसन को उसकी हवेली फूंकने भेजा था और पुलिस को बंदरगाह की टिप दी थी। उसे लगता था कि फ्लिंट गद्दार है, पर फ्लिंट को बंदरगाह वाली बात नहीं पता थी। सिल्वरमैन ने नोटों की गड्डी फेंकी और गद्दार का नाम बताने पर और पैसे देने का वादा किया। डॉन के जाने के बाद बेन ने उन नोटों को गौर से देखा। सिल्वरमैन अपने हर नोट पर एक खास निशान लगाता था। उसने कैट के दिन नोटों को भी चेक किया, उन पर भी निशान था, पर अलग जगह। बेन एक नकली बैज लगाकर अस्पताल पहुंचा और उन पुलिस वालों से पूछताछ की जो बंदरगाह की मुठभेड़ में जख्मी हुए थे। कड़ी पूछताछ के बाद उसे पता चला कि उस टीम को खुद मेयर अल्फ्रेड ने भेजा था। इसी बीच रॉबी उस गरीब बस्ती में वापस पहुंचा जहां पुलिस जबरन इलाका खाली करवा रही थी। पुलिस वाले स्थानीय लोगों को पीट रहे थे और रॉबी तस्वीरें ले रहा था। जब लोनी बाहर आया, एक पुलिस वाले ने उसकी बांह पर डंडा मारा, पर डंडा टूट गया। लोनी की त्वचा पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। उसने पुलिस वालों को उठाकर फेंकना शुरू किया। फ्लिंट भी रेत का सैलाब बनकर बाहर आया। जब एक सिपाही ने रॉबी पर हमला करना चाहा, तो इन म्यूटेंट्स ने दूसरे सिपाही को ढाल बनाकर उसे बचा लिया। शाम को बेन ने शहर की खाक छानी और कार्डी के ठिकाने पर पहुंचकर पूछा कि उसे कैट के पीछे किसने लगाया था। कार्डी ने रोते हुए कहा कि वो सिर्फ एक मोहरा है। वो एक मामूली व्यापारी था जो अपनी लकड़ी की टांग की वजह से तस्वीरें नहीं खींच सकता था। उसे मेयर के दफ्तर से टिप मिली थी। तभी बेन की स्पाइडर सेंस ने घंटी बजाई। बाहर एक संदेहास्पद गाड़ी खड़ी थी। बेन पिछले दरवाजे से निकल गया। बेन सीधे कैट के पास गया और बताया कि सिल्वरमैन गद्दार की तलाश में है। कैट ने कहा कि फ्लिंट वफादार है और वो खुद सिल्वरमैन के खौफ से कांप रही है। बाहर निकलते ही बेन की टक्कर विंस्टन से हुई, जो खुद गद्दार को ढूंढ रहा था। विंस्टन ने बेन को कुछ पैसे दिए और कहा कि कोई भी खबर हो तो पहले उसे बताना। बेन ने देखा कि उन नोटों पर भी वही खास निशान था। दफ्तर में रॉबी ने बेन को बस्ती का खौफनाक सच बताया। जेनेट की रिसर्च से पता चला कि फ्लिंट, एडिसन और लोनी एक ही युद्धबंदी शिविर में थे और वो तस्वीर उनकी रिहाई के दिन की थी। बेन ने रॉबी से अकेले में कहा कि कैट ही वो गद्दार है जो मेयर को खबरें लीक कर रही थी। उसे डर था कि विंस्टन उसे मार डालेगा, जिससे उसे रूबी की याद आ गई। उसने रॉबी से वेरा का पता लिया। सड़क पर बेन को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फ्रैंकी ने उस आदमी की जेब काटने का नाटक किया। उस शख्स ने बच्चे को धक्का दिया, पर जब तक वो मुड़ा, बेन गायब हो चुका था। होटल में बेन ने वेरा से कहा कि उसकी जान खतरे में है, पर वेरा ने शहर छोड़ने के लिए $1000 की मांग की। बेन ने पैसे लाने का वादा किया। इसके बाद बेन खुद सिल्वरमैन के पास पहुंचा और कहा कि वो गद्दार के करीब है। ये सिर्फ एक चाल थी ताकि वो बालकनी के दरवाजों पर जाला लगा सके। शाम को सिल्वरमैन के गुंडे बेन के अपार्टमेंट पर नजर रखे हुए थे, जहां बेन के कपड़ों में असल में फ्रैंकी बैठा था। असली स्पाइडर बालकनी के रास्ते सीधे सिल्वरमैन के सेफ तक पहुंचा और अपनी सुनने की शक्ति से सेफ का कॉम्बिनेशन क्रैक कर दिया। उसने बिना निशान वाले $1000 निकाले और सेफ बंद कर दिया। तभी हवा के झोंके से खिड़की हिली और सिल्वरमैन की नींद खुल गई। उसने बंदूक निकाली और पहरा बढ़ा दिया, पर स्पाइडर छत से चिपका हुआ था। कैट जब अपने घर पहुंची तो आहट सुनकर उसने अपनी गन निकाल ली, पर वहां फ्लिंट था
था। दोनों एक गहरे भावुक आलिंगन में बंध गए। कैट ने उसे शहर छोड़कर भागने को कहा, पर तभी फ्लिंट का शरीर रेत में बदलने लगा। अपनी इस बेबसी से तंग आकर उसने दीवार पर मुक्का मारा और रोते हुए कहा कि वो इस दानवी रूप के साथ उसके साथ नहीं रह सकता, और वो भाग गया। अगले दिन अखबार में रॉबी का आर्टिकल पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर छापा गया। फ्लिंट और लोनी को राक्षस और पुलिस को मसीहा दिखाया गया था। रॉबी अपनी ही बाईलाइन के नीचे छपे इस झूठ को देखकर आगा बबूला था। होटल में बेन ने वेरा को पैसे दिए और सौदा पक्का किया। जब बेन बाहर निकला, सिल्वरमैन के गुंडों ने उसे देख लिया। उन्होंने वेरा को भी बैकपैक करते देख लिया था। सड़क पर बेन को मेयर के सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया और कहा कि मेयर को स्पाइडर से बात करनी है, क्योंकि शहर हाथ से निकल रहा है। बेन को यह पैगाम स्पाइडर तक पहुंचाने को कहा गया। घर लौटते हुए फ्रैंकी ने बताया कि कैट ने रेलवे स्टेशन के लिए टैक्सी ली है। बेन तुरंत स्टेशन भागा और कैट को रोककर उस पर गद्दार होने का आरोप लगाया। इससे पहले कि कैट कुछ कहती, विंस्टन और उसके गुंडों ने उन्हें घेर लिया। विंस्टन को लगा कि ये दोनों मिले हुए हैं और उसने दोनों को अगवा कर लिया। शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में सिल्वरमैन ने पहले से एक कब्र खुदवा रखी थी। विंस्टन वहां बेन, कैट और वेरा को लेकर पहुंचा। वेरा ने झूठ कहा कि कैट ने ही एडिसन को पैसे दिए थे। सबूत के तौर पर उसने वही नोट दिखाए जो बेन ने उसे दिए थे। सिल्वरमैन ने नोटों को देखा और उस पर विंस्टन को दिए जाने वाले पैसों का निशान था। असल में बेन ने वेरा को पैसे देने से पहले उन नोटों पर विंस्टन वाला मार्क लगा दिया था। वेरा डर कर चिल्लाई कि विंस्टन ही असली गद्दार है, जिसने उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी थी। सिल्वरमैन ने बिना एक पल गंवाए विंस्टन के सीने में गोली दाग दी और उसकी लाश सीधे कब्र में जा गिरी। उसने विंस्टन के गार्ड को भी वहीं ढेर कर दिया। रात को क्लब में सिल्वरमैन ने बेन को गद्दार ढूंढने का इनाम दिया और कहा कि वो कल पुलिस चीफ से बात करेगा, क्योंकि पुलिस का उसके खिलाफ जाल बुनना अजीब था। कैट हमेशा की तरह मंच पर गा रही थी, पर घर लौटकर वो बुरी तरह टूट गई। अगले दिन चीफ मीटिंग में नहीं पहुंचा, जिससे बौखलाकर सिल्वरमैन ने अपनी चाय की प्यालियां तोड़ दी। इधर बेन और कैट एक खाली थिएटर में मिले। कैट ने रोते हुए बताया कि वो पहले इसी थिएटर में गाती थी, जब तक कि सिल्वरमैन ने उसे अपने बड़े क्लब का लालच नहीं दिया था। उसे नहीं पता था कि इस चमक के पीछे इतना अंधेरा होगा। वो सिर्फ सिल्वरमैन की कठपुतली बनकर रह गई थी। कैट का एक मंगेतर था जो प्रपोज करने के अगले ही दिन गायब हो गया था। बाद में उसे पता चला कि सिल्वरमैन ने उसे मार डाला था। वो सिर्फ फ्लिंट के साथ एक नई जिंदगी चाहती थी, जिसके लिए सिल्वरमैन का मरना जरूरी था। उसने फ्लिंट के जरिए एडिसन को काम सौंपा था, पर एडिसन नाकाम रहा और इसीलिए उसने मेयर को पुलिस रेड की खबर दी थी, ताकि वो खुद सिल्वरमैन का खात्मा कर सके। और वो खेल स्पाइडर ने बिगाड़ दिया। थिएटर में छिपी कैट की ये आखिरी बातें बाहर खड़े फ्लिंट ने सुन ली थी। उधर हार्लेम की एक गली में रॉबी ने एक आदमी को देखा जो युद्ध के दिग्गजों को खाना बांट रहा था। रॉबी उसके पीछे हो लिया। उस आदमी ने वो खाना चुपके से लोनी को थमा दिया। जैसे ही वो गया, रॉबी लोनी के करीब पहुंचा, पर अखबार में छपे उस झूठ को देखकर लोनी का खून खौल उठा। रॉबी ने सफाई दी कि संपादकों ने उसके शब्द बदले थे और वो बात करना चाहता था। इसी बीच फ्लिंट सीधे सिल्वरमैन के पास पहुंचा और कहा कि वो बदनामी के डर से छिपा हुआ था। सिल्वरमैन उसे देखकर बेहद खुश हुआ और बताया कि विंस्टन ही गद्दार था। थिएटर की बातें याद करके फ्लिंट समझ गया कि कैट ने विंस्टन को फंसाया था। गुस्से में उसका शरीर रेत बनने लगा और उसने डॉन से कहा कि वो उसके लिए लड़ेगा। दफ्तर में रॉबी उस लोनी को लेकर आया था जो अब भी डरा हुआ था। जेनेट ने उसे ताश के पत्तों में उलझाया ताकि वो बॉस का इंतजार कर सके। आखिरकार लोनी शांत हुआ और उसने गहरा राज उगला कि जर्मनी की कैद में उन पर खौफनाक तजुर्बे किए गए थे। इस म्यूटेशन को रोकना नामुमकिन था, पर इसकी चाबी सिर्फ डॉक्टर फेबर के पास थी। एक रेस्तरां में सिल्वरमैन ने मेयर अल्फ्रेड को घेर लिया और दोनों के बीच शहर के कब्जे को लेकर ठन गई। अल्फ्रेड ने हंसकर कहा कि पुलिस चीफ अब उसके पाले में है और वो उसी के साथ डिनर करने आया है। आगा बबूला होकर सिल्वरमैन ने फ्लिंट से वो मेज तोड़वा दी, पर अल्फ्रेड फिर भी नहीं झुका। अपने कमरे में बेन ने कैट को रूबी की मौत का सच बताया। एक काम के बिगड़ने के बाद एक मुवक्किल ने बदला लेने के लिए रूबी की जान ले ली थी। बेन उस वक्त दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, इसलिए वो रूबी को बचाने वक्त पर नहीं पहुंच सका। उसका मानना था कि अगर रूबी उससे न मिलती तो आज जिंदा होती। कैट ने उसका हाथ थामा और कहा कि वे दोनों साथ रह सकते हैं। जैसे ही वो करीब आए, रेडियो पर आई एक सनसनीखेज खबर ने उन्हें चौंका दिया। डायमंड डिस्ट्रिक्ट में एक दानव तबाही मचा रहा था। कैट समझ गई कि वो फ्लिंट है। उसने बेन से साथ चलने की भीख मांगी, पर बेन ने मना कर दिया। निराश कैट ने उसे बुजदिल कहा और चली गई। बेन ने तुरंत रॉबी को फोन किया और डायमंड डिस्ट्रिक्ट में मिलने को कहा। स्पाइडर का सूट पहनकर वो वहां पहुंचा तो देखा कि वो दानव फ्लिंट नहीं बल्कि डर्क था, जो बिजली की ताकतों से एक दुकान लूट रहा था। स्पाइडर ने उसके हाथों पर झाला फेंका, पर डर्क ने उसी जाले से बिजली का करंट वापस भेज दिया और स्पाइडर तड़प उठा। रॉबी तस्वीरें ले रहा था। तभी डर्क ने आगे बढ़कर स्पाइडर का गला
गला दबोचा और उसे सीधे हाई वोल्टेज का झटका दिया। फिर उसने पानी के एक गड्ढे में बिजली छोड़कर स्पाइडर को दोबारा तड़पाया। स्पाइडर ने दर्द को झेला और झपटा, पर करंट ने उसकी इंद्रियों को सुन्न कर दिया था। डर्क उसे बेरहमी से पीटने लगा। स्पाइडर दीवार पर कूदकर बचा तो डर्क ने ईंटों के अंदर करंट दौड़ा दिया। स्पाइडर एक खंभे पर चढ़ा तो डर्क ने टेलीफोन बूथ के केबलों से हमला किया। तभी कैट वहां पहुंची, जिससे डर्क का ध्यान भटका और बिजली के ओवरलोड से वो गिर पड़ा। डर्क एक इमारत के जंक्शन बॉक्स से पूरी ऊर्जा सोखने लगा तो स्पाइडर ने जाला फेंककर पूरे इलाके की बिजली काट दी। सुपरचार्ज्ड डर्क ने सड़क की चीजों को हथियार बनाकर फिर हमला किया। स्पाइडर को कई गहरे घाव लगे। हालत बदतर थी, पर हर वार के साथ डर्क की ऊर्जा घट रही थी। जैसे ही उसकी बैटरी खत्म हुई, स्पाइडर ने एक भारी साइन बोर्ड उसके सिर पर मारकर उसे ढेर कर दिया। पुलिस डर्क को घसीट कर ले जाने लगी और मेयर अल्फ्रेड ने रॉबी के कैमरे के सामने स्पाइडर से हाथ मिलाया। अल्फ्रेड ने चिल्लाकर ऐलान किया कि उसने और स्पाइडर ने मिलकर शहर को बचाया है। भीड़ के शोर में स्पाइडर का इनकार किसी को सुनाई नहीं दिया। जब बेन अपने कमरे में लौटा, कैट ने उसके जख्मों को देखा। बेन ने बहाना बनाना चाहा, पर कैट भांप गई और उसने खिड़की से छलांग लगा दी। बेन को मजबूरन जाला फेंककर उसकी जान बचानी पड़ी। कैट ने मुस्कुराकर उसे मिस्टर स्पाइडर कहा और दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। इसके बाद एक डाइनर में कैट ने उससे पूरी कहानी जाननी चाहिए। अतीत के पन्नों में बेन भी उस जंग का हिस्सा था। उसकी टुकड़ी फ्रांस के एक जर्मन बेस में घुसी थी और दुश्मनों को खत्म किया था। एक पुरानी बैरक के अंदर बेन ने कैदियों से भरी कोठरियां देखी। जब एक जर्मन सिपाही बेन पर पीछे से वार करने वाला था, सलाखों के पीछे से फ्लिंट और एक अन्य कैदी ने हाथ निकालकर उस सिपाही का गला घोंट दिया। बेन और उसके साथियों ने सभी को आजाद किया, जिनमें एडिसन और फ्लिंट भी थे। फिर बेन और एक सैनिक बेस के और गहरे तहखाने में गए, जहां कैदी बिस्तरों पर बंधे थे और उनके शरीर सांपों और छिपकलियों जैसे जीवों से जुड़े थे। उन्होंने सबको खोलना शुरू किया। तभी बेन को एक कैदी मिला जो मकड़ी से जुड़ा था। बेन ने जैसे ही उसकी चादर हटाई, वो खौफ से कांप उठा। वो आदमी धीरे धीरे एक इंसानी मकड़ी में बदल रहा था। अचानक उस आधे दानव ने बेन का हाथ पकड़कर उसे काट लिया और बेन के साथी को उसके सिर में गोली मारनी पड़ी। चक्कर और घबराहट के बीच बेन ने अपने साथी से उस पूरी प्रयोगशाला को फूंकने को कहा। बाद में जब वो ग्रुप फोटो खींची गई, बेन बेहोश पड़ा था, इसलिए वो उसमें नहीं था। वर्तमान में ये बेन ने कैट को बताया कि उसने किसी तरह अपनी इन मकड़ी जैसी प्रवृत्तियों पर काबू पाया। फ्लिंट, लोनी और एडिसन को भी शक्तियां वहीं मिली थीं और बेन सोच रहा था कि क्या कोई उन्हें ठीक कर सकता है। रूबी को खोने के बाद वो अब ये ताकतें नहीं चाहता था। अगले दिन रॉबी ने 3 शर्तों पर डर्क वाली खबर अखबार को बेची। पहली, कोई शब्द नहीं बदला जाएगा। दूसरी, पुरानी झूठी खबर का खंडन छपेगा। तीसरी, उसे पक्की नौकरी मिलेगी। बॉस प्रतिद्वंद्वियों के डर से मान गया। दफ्तर में जेनेट और रॉबी ने बेन को जो फाइलें दिखाईं, उससे साफ था कि डर्क भी उसी कैंप का कैदी था। जर्मनों का सुपर सोल्जर प्रोग्राम फेल हो चुका था। बेन का मानना था कि जड़ अतीत नहीं, बल्कि यह जानना है कि ये शक्तियां 9 महीने पहले अचानक क्यों जागी। जेनेट ने बताया कि वे सब क्वींस के एक ही डॉक्टर के पास जा रहे थे, जो पिछले 10 सालों से पूर्व कैदियों पर रिसर्च कर रही थी। डॉक्टर फेबर एक मशहूर अनुवंशिकीविद थीं, तो उनका क्वींस के एक छोटे अस्पताल में काम करना संदेहास्पद था। लोनी ने बताया था कि डॉक्टर ने ही 9 महीने पहले उन्हें ढूंढा था और वो उस कैंप को जानती थी। जेल में डर्क को सच उगलवाने के लिए तड़पाया जा रहा था, पर वो दर्द पर हंस रहा था। उधर फ्लिंट अब सिल्वरमैन का नया दाहिना हाथ बन चुका था। उसने लोनी को ढूंढ निकाला और उसे भी सिल्वरमैन के लिए काम करने पर राजी कर लिया, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अस्पताल में रॉबी एक इंटरव्यू के बहाने डॉक्टर फेबर से मिला। जैसे ही उनका ध्यान भटका, बेन उनके केबिन में घुस गया। अलमारी के गुप्त खानों में उसे कुछ गुप्त फाइलें मिली। बदकिस्मती से रॉबी के तीखे सवालों से फेबर नाराज हो गई और केबिन की तरफ बढ़ी। बेन ने आहट सुनी, फाइलों को छुपाया और एक भटके हुए मरीज का नाटक करके बाहर निकल गया। फेबर का सहायक ऑगडेन भी उसी कैंप का कैदी था और उसने बेन को पहचान लिया था। फेबर ने अलमारी चेक की और फाइलें गायब पाकर ऑगडेन को उसके पीछे भेजा। बाहर बेन ने जाले से लटकाई फाइलें उठाई और रॉबी के साथ निकल गया। जब तक ऑगडेन बाहर आया, वे गायब हो चुके थे। जेल में फ्लिंट और लोनी ने धावा बोल दिया। सिपाहियों की गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों ने हर संतरी को पीट कर रास्ता बनाया और लोनी ने मुख्य सलाखें उखाड़ फेंकी। बाकी सिपाही डरकर भागे और उन्होंने डर्क को तड़पाने वाले जल्लाद को दबोच लिया। तभी सिल्वरमैन अंदर आया और उसने डर्क को अपने गैंग में शामिल होने का न्योता दिया। सौदा तय हुआ। आजाद होते ही डर्क ने बिजली के नंगे तार पकड़े और उस जल्लाद को चूम कर उसे जिंदा भून डाला। दफ्तर में रॉबी और बेन ने रात भर उन फाइलों को खंगाला। कैदियों को रेडिएशन वाले पौधों, खनिजों और जानवरों के जीन मिलाकर इंजेक्ट किया गया था। फीबीआर उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी दवा ने म्यूटेशन को तेज कर दिया और वे मौत के मुहाने पर थे। बाद में बेन को सिल्वरमैन के ठिकाने पर
बुलाया गया, जहां अब म्यूटेंट्स पहरा दे रहे थे। सिल्वरमैन ने स्पाइडर के लिए संदेश दिया कि अगर वो अपनी खैर चाहता है तो उसके आदमियों से दूर रहे। जब बेन निकलने लगा, फ्लिंट ने अकेले में उससे कहा कि वो जानता है कि विंस्टन एक जाल था, पर उसने कैट को बचाने के लिए डॉन से कुछ नहीं कहा, लेकिन ये उसकी आखिरी चेतावनी थी। इसके बाद बेन कैट की खिड़की पर पहुंचा और कहा कि फ्लिंट के पास वक्त बहुत कम है। उसने कहा कि उन्हें अतीत के भूतों का पीछा छोड़कर न्यूयॉर्क से दूर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। कैट मान गई और उसने बेन को चूम लिया। अगली सुबह लोनी कैट के घर पहुंचा ताकि फ्लिंट पर बात कर सके। थिएटर के खंडहर में फ्लिंट अपने रेतीले जिस्म से गोलियां निकाल रहा था। कैट ने उसे ढूंढ लिया और कसम खाई कि उसने जो किया उन दोनों के लिए किया। उसने प्लान इसलिए छिपाया क्योंकि फ्लिंट खुद से ज्यादा डॉन का वफादार था। फ्लिंट ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि अगर वो एक बार कहती तो वो सिल्वरमैन की जान ले लेता। गुस्से में उसने एक भारी शहतीर तोड़ दिया जो कैट पर गिरने वाला था, पर लोनी ने वक्त रहते उसे खींच लिया। फ्लिंट के भागने के बाद कैट ने पूछा कि क्या कोई इलाज है। लोनी ने बताया कि डॉक्टर फेबर को स्पाइडर की तलाश है क्योंकि उसका म्यूटेशन सबसे स्थिर है और वही इस जहर का तोड़ ढूंढ सकता है। अस्पताल में फेबर और ऑगडेन रॉबी के डर से भागने की तैयारी कर रहे थे। कैट ने उन्हें ढूंढ निकाला और फ्लिंट को ठीक करने के वादे के बदले राज खोल दिया कि स्पाइडर और कोई नहीं बल्कि बेन है। घर पर बेन दराज में जेनेट के लिए कुछ पैसे और रूबी की तस्वीर छोड़ रहा था। तभी उसकी स्पाइडर सेंस चीख उठी और ऑगडेन उसकी चौखट पर आ खड़ा हुआ। बेन ने बंदूक तानी तो ऑगडेन ने वो पुरानी तस्वीर दिखाई। वो भी उसी कैंप का कैदी था। म्यूटेशन की वजह से वो तेजी से बूढ़ा हो रहा था और फेबर ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। रॉबी की खबर फेबर का करियर तबाह कर देती। जंग के बाद बेन ने अपना नाम बदल लिया था, वरना ऑगडेन उसे पहले ही ढूंढ लेता। बेन ने स्पाइडर का मुखौटा उसे सौंपते हुए कहा कि वो रॉबी को नहीं रोक सकता और वो खुद ये शहर छोड़कर जा रहा है। ऑगडेन ने विदा लेने के लिए हाथ मिलाया, जो सिर्फ एक चाल थी। उसने बेन की बांह में एक तेज सिडेटिव नशा इंजेक्ट कर दिया। बेन को एक गुप्त लैब में ले जाया गया जहां फेबर और ऑगडेन ने उसे बेड से बांधकर उसके टेस्ट शुरू कर दिए। जब बेन की आंख खुली, उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, पर फेबर नहीं डरी। इस मंजर ने बेन को अतीत की याद दिला दी, जब वो जंग के मैदान में बेहोश होने के बाद एक फौजी तंबू में जागा था। उसका शरीर छटपटा रहा था और उसकी कलाई में एक छेद बन गया था जिसमें से उसने खुद जाला बाहर खींचते देखा था। वो जिस चीज को छूता वो हाथ से चिपक जाती थी। मिलिट्री के डॉक्टरों ने उस पर दर्जनों तजुर्बे किए, पर वे कुछ समझ नहीं पाए थे। वर्तमान में फेबर ने कहा कि उसने फौज के वो पुराने टेस्ट देखे हैं, पर अब विज्ञान आगे बढ़ चुका है। उसने दावा किया कि वो फौज जैसी जालिम नहीं है जो हाइब्रिड्स को हथियार बनाना चाहती थी। उसने खुलासा किया कि ऑगडेन उसका अपना बेटा है। जब उसने पूछा कि क्या बेन किसी के लिए एक दूसरा मौका नहीं चाहता, तो बेन के दिमाग में रूबी की सूरत घूम गई। फेबर ने जैसे ही कहा कि कैट भी फ्लिंट के लिए यही मौका चाहती है, बेन समझ गया कि उसे धोखा मिला है और वो फिर बेहोश हो गया। दिन भर फेबर टेस्ट करती रही, पर नतीजे सामान्य आए। बेन जाले के दम पर भागना चाहता था, पर उसकी कलाइयों पर पट्टियां बंधी थीं। जब ऑगडेन पानी लेकर आया, बेन ने उसे चेताया कि फेबर पागल हो चुकी है और वो यहाँ से जिंदा नहीं बचेगा, पर ऑगडेन ने यकीन नहीं किया। फेबर ने बेन को एक और सुई लगाई और उसे ऑपरेशन थिएटर ले गई। वहां बेन को भयानक मतिभ्रम हलुसिनेशन होने लगा। उसका मुखौटा एक विशाल मकड़ी बन गया और फौजी डॉक्टर उसे घेरने लगे। उन्होंने उसका सीना चीरा। वो पायरस और उसके शरीर से सैकड़ों नन्ही मकड़ियां रेंगने लगी। उस हाइब्रिड मकड़ी ने उसे फिर काटा। बेन भागा और उसे रूबी मिली, जो खुद एक मकड़ी बनकर उसका मखौल उड़ा रही थी। बेन एक कीड़े जितना छोटा हो गया और अपनी दिक्कतों से भागने लगा, और तभी उसकी आंख खुली। उसके सीने पर टांके लगे थे। बेन के नए सैंपल से फेबर को कामयाबी मिल चुकी थी। बेन ने हाथ झटक कर कलाई की पट्टी खिसकाई और जाला फेंक कर चाबियां खींच ली। लैब में फेबर ने एक सीरम तैयार करके ऑगडेन को लगाया। ऑगडेन का शरीर कांपा और वो अपनी असली उम्र के नौजवान में बदल गया। खुशी के मारे ऑगडेन बेन को भी ठीक करना चाहता था, पर फेबर ने मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि बेन उन्हें जेल भिजवा देगा। वो बेन को मारकर भागना चाहती थी। ऑगडेन ने उसकी गन ली और खुद यह काम करने की जिम्मेदारी उठाई। कमरे में बेन को चक्कर आ रहे थे। उसने जालों के सहारे खुद को खड़ा किया। गलियारे में पहुंचते ही ऑगडेन ने उस पर गन तान दी, पर उसने एक सौदा पेश किया। अगर बेन उसकी मां को नुकसान न पहुंचाने का वादा करे तो वो उसे छोड़ देगा। बेन मान गया और दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े। तभी बाहर सिल्वरमैन अपनी पलटन के साथ आ धमका। लोनी ने सामने का दरवाजा
दरवाजा उखाड़ दिया और वे लिफ्ट में घुस गए। खुशकिस्मती से बेन की स्पाइडर सेंस ने पहले ही चेता दिया था। वो ऑगडेन के साथ छत के गार्डर से चिपक एक खून की बूंद नीचे खड़े गुंडे के अखबार पर गिरी, पर किसी का ध्यान नहीं गया। जैसे ही गैंग लिफ्ट से बाहर निकला, दोनों नीचे कूदे। ऑगडेन ने देखा कि बेन के टांके टूट गए थे, पर बेन ने कहा कि वो ठीक है। ऑगडेन ने उसे पिछला रास्ता दिखाया, पर साथ जाने से मना कर दिया। वो जानता था कि वो डॉन से नहीं जीत सकता, पर अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकता था। लैब में फेबर एंटीडोट की शीशियां भर ही रही थीं कि गैंग ने उसे घेर लिया और रॉबी का नया आर्टिकल उसके मुंह पर मारा। फेबर की वजह से म्यूटेशन तेज हुआ था, इसलिए वे बदला चाहते थे, पर सिल्वरमैन को सिर्फ इन दानवों की ताकत से मतलब था। फेबर उन्हें अपनी दूसरी लैब में ले जाने पर राजी हो गई। जिन दूसरे कैदियों से उसने संपर्क किया था, वे म्यूटेशन के कारण मर चुके थे और उनके शरीर कांच के जार में बंद थे। फेबर ने उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि वो मदद कर सकती है, पर गुंडों ने उस पर साथियों की हत्या का आरोप लगाया और डर्क ने उसे करंट का झटका दे दिया। तभी ऑगडेन ने आकर डर्क के कंधे पर गोली मार दी, पर फ्लिंट ने उसे एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। करीब से देखने पर फ्लिंट को याद आया कि ऑगडेन भी उसी बैरक में था। डर्क ने ऑगडेन और फेबर दोनों को करंट से तड़पाया। फ्लिंट ने उसे रोकने को कहा तो लोनी ने उसे पीछे खींच लिया। ऑगडेन की गन फर्श पर गिरे तेल पर जा गिरी और डर्क के करंट की चिंगारी से वहां भयानक आग लग गई। सिल्वरमैन ने कहा कि यहाँ कुछ काम का नहीं है और वो सबको लेकर निकल गया, जबकि फेबर और ऑगडेन लपटों के बीच गिर पड़े। इधर बेन अपने कपड़े और एंटीडोट के सैंपल लेने मुख्य लैब में लौटा था। बाहर खड़े दो गुंडों का ध्यान जैसे ही लैब के धमाके पर गया, बेन मौका पाकर वहां से भाग निकला। एक और बड़े धमाके ने पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया। दूर खड़े बेन ने देखा कि उसके हाथ में एंटीडोट की शीशी सुरक्षित थी। कुछ दिनों बाद डर्क और फ्लिंट सीधे मेयर के चुनावी दफ्तर में घुस गए। डर्क ने दो पुलिस वालों को भून डाला और उन्होंने सेक्रेटरी को गन पॉइंट पर लेकर स्ट्रांग रूम खुलवा लिया। उन्होंने पैसों के बैग लूटे और कैश हवा में उड़ा दिया। जब ऑल्फ्रेड वहां पहुंचा, उसने पुलिस चीफ पर गुस्सा निकाला। चीफ ने साफ कहा कि उसके आम सिपाही इन महामानवों से नहीं लड़ सकते। स्पाइडर के बिना उसने कई जवान खो दिए थे। चीफ ने तंज कसा कि अल्फ्रेड अब कभी दोबारा मेयर नहीं बन पाएगा। दफ्तर में कैट जेनेट से बेन के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि वो सफर के लिए स्टेशन नहीं आया था। जेनेट को कुछ नहीं पता था। उसने रॉबी को फोन घुमाया। उधर एक बार में बेन खुद को मिले धोखे को भुलाने के लिए शराब के पैग लगा रहा था। वो सोच रहा था कि एंटीडोट पीकर अपनी शक्तियां खत्म कर ले, पर वो कशमकश में था। तभी कुछ शराबी वहां आए और स्पाइडर का मजाक उड़ाने लगे, जिससे बेन का सब्र टूट गया। वो उन पर चिल्लाया कि स्पाइडर भी एक इंसान है जो थकता है और रोता है, पर वे हंसने लगे। बेन बाहर गया, मुखौटा पहना और अंदर आकर उन पर टूट पड़ा। नशे और चक्कर के बावजूद स्पाइडर ने पंच, किक और जालों के कॉम्बिनेशन से सबको एक साथ धूल चटा दी। कुछ ही मिनटों में सारे शराबी जालों में लटके थे। जब रॉबी वहां पहुंचा, बेन फिर ग्लास थामे बैठा था। बेन ने जैसे ही एंटीडोट पीने के लिए शीशी उठाई, रॉबी ने वो शीशी छीन ली और कहा कि अगर तुम वाकई यह चाहते तो इसे कब का पी चुके होते। दोनों बाहर आए और बेन ने कैट के धोखे की बात बताई। रॉबी ने उसे समझाया कि न्यूयॉर्क को आज भी उसकी जरूरत है और लोनी जैसे लोग सैनिक थे जो जल्द ही मर जाएंगे। रूबी के वक्त बेन को पता नहीं था, पर आज उसे सब पता था और फैसला उसके हाथ में था। रॉबी उसे दफ्तर लेकर आया। बेन इतना नशे में था कि उसने जेनेट से कह दिया कि वही स्पाइडर है। जेनेट हैरान नहीं हुई, क्योंकि बेन हर बार नशे में यही बकवास करता था और सुबह भूल जाता था। उधर फ्लिंट कैट से मिलने पहुंचा, जिसने रोते हुए अपना प्यार जताया और साथ रहने की भीख मांगी। पर फ्लिंट जानता था कि उसका अंजाम भी लैब के उन जार जैसा होना है, इसलिए उसने कैट को आगे बढ़ने को कहा और चला गया। जब बेन का नशा उतरा, उसने एंटीडोट को सिरिंज में भरा और फैसला किया कि खुद को ठीक करने से पहले वो दूसरों को बचाएगा। तभी रेडियो पर खबर आई कि सिल्वरमैन का गैंग हार्लेम के एक पुलिस गोदाम को लूट रहा है और पुलिस तमाशा देख रही है। रॉबी सीधे लोनी से बात करने पहुंचा और पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। लोनी ने चिल्लाकर कहा कि सिल्वरमैन ने उसे छत और खाना दिया है, जो उसे सालों से नसीब नहीं हुआ। मरने से पहले उसकी जिंदगी का यही एक मकसद बचा है। रॉबी के अड़ने पर लोनी ने उसे धक्का दे दिया। तभी स्पाइडर ने आकर लोनी को जमीन पर दे मारा और कहा कि वो सिर्फ मदद करना चाहता है, पर लोनी को परवाह नहीं थी। उसने स्पाइडर के जाले को पल भर में फाड़ दिया। दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। स्पाइडर उसकी फौलादी पकड़ से बचने के लिए तेजी से घूम रहा था और चीजें फेंक रहा था। ये सिर्फ एक झांसा था। जैसे ही मौका मिला, स्पाइडर ने एंटीडोट की सुई लोनी के जिस्म में घोंपनी चाहिए, पर बदकिस्मती से लोनी की त्वचा इतनी
सख्त थी कि सुई टूट गई और लोनी ने उसे उठाकर कार पर दे मारा। स्पाइडर ने दूसरी सुई निकालनी चाहिए पर वो हाथ से छूटकर गिर गई। लोनी जैसे ही आखिरी जानलेवा वार करने बढ़ा, रॉबी ने फुर्ती से वो सुई उठाई और सीधे लोनी की आंख में घोंपकर एंटीडोट दबा दिया। लोनी दर्द से चीख उठा, वो घुटनों के बल गिरा और उसकी त्वचा वापस इंसानी रूप में बदलने लगी। पुलिस ने यह देखा और वे लोनी पर बदला लेने के लिए आगे बढ़े, पर स्पाइडर ने झाला फेंक कर उन सबको गिरा दिया। लेकिन तभी स्पाइडर की शक्तियां अचानक गायब हो गईं और पुलिस वालों ने उसे घेर कर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लोनी ने संभलकर कुछ पुलिस वालों को नॉकआउट किया, स्पाइडर को उठाया और वे रॉबी की कार में बैठकर वहां से फरार हो गए। उस रात सिल्वरमैन के गुंडों को वो खाली सीरिंज मिली और पुलिस को सुराग और वो आखिरी टूटी हुई सीरिंज सब कुछ बदलने वाली थी। जल्द ही उस मुकम्मल इलाज की खबर सिल्वरमैन और मेयर अल्फ्रेड दोनों तक पहुंच गई और वे दोनों बेन से मदद की भीख मांगने लगे। दूसरी तरफ लोनी ने इस हिफाजत के लिए रॉबी का शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो अपनी बूढ़ी मां को लेकर हमेशा के लिए देश छोड़ रहा है ताकि एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। उसी शाम एक वीरान थिएटर में कैट की मुलाकात जेनेट से हुई। जेनेट ने सामने आते ही कैट के चेहरे पर 2 करारे थप्पड़ जड़ दिए। उस खौफनाक धोखे के लिए कैट ने रोते हुए अपनी खता मानी और इस गुनाह का कफारा अदा करने के लिए कहा कि वो खुद फ्लिंट और डर्क की रगों में वो सुई उतारेगी। जेनेट जब दफ्तर लौटी तो उसके पुलिस दोस्त का फोन आया। उसने आगाह किया कि शहर का हर संतरी बेन का शिकारी बन चुका है। जेनेट अपने बॉस की तलाश में तुरंत बाहर निकली, इस बात से बेखबर कि सिल्वरमैन के भेड़िए उसके पीछे लगे थे। रॉबी के सुरक्षित ठिकाने पर जेनेट ने बेन को कैट के उस इरादे के बारे में बताया। जब वे बहस कर रहे थे कि उस पर भरोसा करें या नहीं, तभी फ्लिंट और डर्क दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और बेन से कहा कि डॉन ने उसे याद किया है। इससे पहले कि रॉबी बेन को वो कोट थमाता जिसमें एंटीडोट की सीरिंज छिपी थी, गुंडे बेन को बेरहमी से घसीटते हुए ले गए। क्लब के बंद कमरे में सिल्वरमैन ने बेन की कनपटी पर बंदूक रखकर हुक्म दिया कि वो स्पाइडर को बुलाए। बेन ने चालाकी से रॉबी को फोन मिलाया और कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करके उसे स्पाइडर का नाटक करने को कहा। फिर फोन डॉन को थमा दिया। सौदा तय हुआ। स्पाइडर वो इलाज लेकर क्लब आ रहा था, लेकिन सिल्वरमैन ने सौदा पूरा होने तक बेन को बंधक बनाए रखा। वहां बैठे बैठे डर्क ने बेन के चेहरे को गौर से देखा और चिल्लाया कि ये वही शख्स है जिसने जंग में उन्हें जर्मन वैज्ञानिकों के चंगुल से छुड़ाया था। बेन मुकर गया, पर फ्लिंट ने गवाही दे दी। सिल्वरमैन का माथा ठनका। उसे शक हुआ कि बेन ही स्पाइडर है। उसने कैट पर बंदूक तान दी और कहा कि अगर बेन स्पाइडर है तो सिर्फ उसकी रफ्तार ही इसे बचा सकती है। मेज के नीचे बेन ने उंगलियां भींची, पर जाला बाहर नहीं आया। बेन का ध्यान भटकाने के लिए कैट ने सिल्वरमैन से हंसकर कहा कि बेन उसे कभी नहीं बचाएगा क्योंकि उसने बेन का दिल तोड़ा था। वो सिर्फ फ्लिंट से प्यार करती थी और बेन तो उसका मोहरा था। इन झूठों से थककर कैट ने चीखकर कबूल कर लिया कि वही असली गद्दार है। बौखलाया हुआ सिल्वरमैन उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी रॉबी स्पाइडर का सूट पहनकर वहां कूद पड़ा। सिल्वरमैन ने जोश में आकर स्पाइडर को अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया और इसी का फायदा उठाकर कैट ने उसकी गन छीन ली। रॉबी इनकार करके लड़ना चाहता था और बेन जानता था कि रॉबी ये बाजी हार जाएगा। उसने रॉबी को इशारे से डॉन की बात सुनने को कहा ताकि वक्त मिल सके। उसी पल 2 गुंडे जेनेट को घसीटते हुए अंदर लाए, जिसे उन्होंने बाहर सीरिंज के साथ पकड़ा था। डर्क ने झपट कर वो सीरिंज छीनी और सीधे रॉबी के बदन में घोंप दी। फिर उसने बिजली का एक जोरदार झटका दिया। रॉबी बेदम होकर गिर पड़ा और डर्क को यकीन हो गया कि दवा असरदार है। सिल्वरमैन ने जब वो दवा मांगी तो डर्क ने साफ मना कर दिया। वो जान चुका था कि डॉन इस दवा से उसे और फ्लिंट को अपना गुलाम बनाना चाहता है। सिल्वरमैन ने फ्लिंट को दवा छीनने का हुक्म दिया, पर डर्क ने फ्लिंट को भड़काया कि वे अब इस बूढ़े से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। फ्लिंट कैट पर तानी गई बंदूक की वजह से पहले ही आग बबूला था। उसने डॉन की पीठ में छुरा घोंप दिया। फिर दोनों ने स्पाइडर का मुखौटा खींचा तो नीचे रॉबी का चेहरा निकला। उसी सेकंड बेन की कलाई ने काम किया और उसने जाले से सारी सीरिंज अपनी तरफ खींच ली। उसने फ्लिंट को दीवार से जकड़ दिया और डर्क को पटक दिया। सिल्वरमैन और उसके गुंडों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कैट ने पलटवार किया और सिल्वरमैन इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर तिजोरी की तरफ भागा। बेन ने गुंडों को जाले में लपेटा और उन्हें जमीन पर सुला दिया। लेकिन तभी डर्क और फ्लिंट बंधन तोड़कर बेन पर टूट पड़े। उनकी संयुक्त ताकतों ने बेन के जिस्म को लहूलुहान कर दिया और उसे काउंटर के पीछे फेंक दिया। रॉबी की सांसें चल रही थीं। बेन ने फौरन अपनी स्पाइडर पोशाक वापस पहनी और
मौत के उन सौदागरों के सामने आ खड़ा हुआ। कुछ भयानक वार हुए और उन दोनों ने स्पाइडर को खिड़की का शीशा तोड़कर सीधे सड़क पर फेंक दिया। एक गाड़ी उसे कुचलने वाली थी, पर वो जाले के सहारे हवा में झूल गया। स्पाइडर एक चलती गाड़ी पर कूदा, जिसे फ्लिंट ने अपनी फौलादी ताकत से चकनाचूर कर दिया। स्पाइडर को दोबारा जंग में कूदना पड़ा। कुछ और जानलेवा चोटें खाने के बाद उसने एक भारी लोहे के होर्डिंग पर झाला फेंका। डर्क ने उसे पकड़ रखा था, इसलिए वो भी साथ घिसटता चला गया और दोनों जमीन पर आ गिरे। होर्डिंग के करंट अर्थिंग की वजह से डर्क की शक्तियां ठप हो गईं। इधर कैट ने सिल्वरमैन का पीछा उसके खजाने के कमरे तक किया। चारों तरफ बड़े बड़े आईने थे। कैट ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं जो अक्सों पर लगती रहीं। आखिरकार सारे शीशे चकनाचूर हो गए और छुपा हुआ सिल्वरमैन सामने आ गया। कैट ने आखिरी गोली सीधे उसके सीने में उतार दी। सड़क पर फ्लिंट स्पाइडर को मारने बढ़ा, पर स्पाइडर ने दो कारों पर झाला मारकर उन्हें आपस में टकराया, जिससे फ्लिंट पिघलकर पूरी तरह रेत बन गया। लेकिन फ्लिंट ने पल भर में अपनी रेतीली काया को दोबारा समेट लिया और स्पाइडर को बेरहमी से पीटने लगा। उधर डर्क भी संभल चुका था और वो लगातार करंट दाग रहा था। आधा फटा हुआ मुखौटा और लहूलुहान बदन के साथ स्पाइडर घुटनों के बल रेंग रहा था, जबकि तमाशा देख रही भीड़ उन म्यूटेंट्स की जय जयकार कर रही थी। जब डर्क स्पाइडर की जान लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी कैट वहां पहुंची और उसने ट्रिगर दबाया, पर बंदूक खाली थी। डर्क ने एक झटके से कैट को जमीन पर ढेर कर दिया और कैट की ये हालत देखकर फ्लिंट का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। दोनों म्यूटेंट्स आपस में ही भिड़ गए। डर्क की बिजली ने फ्लिंट के दोनों रेतीले हाथ उड़ा दिए। स्पाइडर ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी, डर्क की पीठ पर झाला फेंका। करंट से उसका पूरा बदन तड़प उठा, पर उसने पकड़ नहीं छोड़ी और डर्क को सीधे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ठीक उसी वक्त जब एक तेज रफ्तार ट्रेन डर्क के परखच्चे उड़ाती हुई गुजर गई। भीड़ जब इस जीत का जश्न मना रही थी, स्पाइडर ने चुपके से आखिरी सीरेंस कैट के हाथ में थमाई और अंधेरे साए में विलीन हो गया। कुछ दिनों बाद पेन दूर खड़ा सिल्वरमैन के जनाजे को देख रहा था, जहां उसे कैट मिली। उसके साथ पूरी तरह ठीक हो चुका फ्लिंट खड़ा था। कैट ने बेन की आंखों में देखकर कहा कि वो फ्लिंट से बेपनाह मोहब्बत करती है, पर अगर वो न होता तो वो बेन की होती। बेन के स्वाभिमान को इस इस्तेमाल से गहरी ठेस पहुंची थी। कैट ने तंज कसा और वहां से पलट गई। वक्त बदला, अल्फ्रेड दोबारा शहर का मेयर चुन लिया गया और रॉबी हार्लेम हेराल्ड अखबार का चीफ बन गया। बेन और जेनेट ने उस दफ्तर का ताला फिर से खोला। अब वे इस धंधे में बराबर के पार्टनर्स। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होता है।